बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज इलेक्ट्रोसिटी का लेक्चर नंबर 14 लेकर हम हाज़िर हो चुके हैं। आज गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी मरतबा आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको एक एक पॉइंट नोट भी करेंगे। तो यस, माई नेम इज़ मुबशर अहमद और आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबशर अहमद। तो बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं, गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन। तो जी बेटा हेडिंग कुछ ऐसे है जी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। आपको पता है कि जितनी भी हमने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ी हैं सब में हमने फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है बिटवीन, दरमियान। ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बिटवीन, दरमियान, टू, दो, ओपोजिटली। जाहिर बात है ओपोजिटली का मतलब है एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव। ओपोजिटली का मतलब होता है ना मुख्तलिफ। चार्ज प्लेट्स, या कुछ किताबों में चार्ज पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल मतलब दोनों प्लेटों की तादाद सेम है। तो बच्चे हेडिंग तो कुछ यूँ है, मैं आपको बताता चलूँ ये जो थर्ड एप्लीकेशन है इसका सेकंड एप्लीकेशन के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब आप सोचेंगे सर वो कैसे, वो तो थी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ये कुछ और है वो कुछ और है। बच्चे ऐसा नहीं है, जो गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन है उसका सेकंड एप्लीकेशन के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। सेकंड एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था ना इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो बच्चे ज़रा आज शुरू में देखें, जो आपकी बुक में थ्योरी लिखी हुई है वो बुक वाला कहता है जी आप दो प्लेट्स लें। आपको ये दो प्लेट्स नज़र आ रही होंगी, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अच्छा बेटा ज़रा अगर आप बुक की शुरू वाली थ्योरी पढ़े ना, अगर मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन बताऊं, इंट्रोडक्शन, उसको आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे देनी है। शुरू वाला जो पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है थ्योरी का, सबसे पहले तो जो आपके आर्टिकल जहाँ से शुरू होता है उसके पहले पैराग्राफ में थ्योरी मेंशन है। तो पहले उस थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। जी बच्चे, मैंने कहा था जो गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन है उसका दूसरी एप्लीकेशन के साथ गहरा ताल्लुक है। दूसरी एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो बेटा ये देखें, ये भी तो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज ही है, ये असल में ये भी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। मैं मिसाल के तौर पर आप देखें, मैं आपको बताऊं, ये आपको थोड़ा सा व्यू दिखा रहा हूं मैं। ये देखें ना, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का मतलब है बहुत ऊपर को गई हुई है। लेकिन मैंने दूसरी एप्लीकेशन में भी बताया था आपको कि गॉसेस लॉ में हम इनफाइनाइट लफ्ज़ लिख तो रहे हैं, लेकिन आप देखें ना कि इनफाइनाइट हम यूज़ नहीं कर सकते। उसमें थी पॉजिटिव इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज और इसमें है नेगेटिव, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। मैंने आपको, अगर आपने दूसरा लेक्चर सुनकर आए हो तो मैंने आपको बताया था बेशक पॉजिटिव हो बेशक नेगेटिव हो, आंसर तो सेम आएगा। गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन में मैंने ये बात बता चुका हूँ, E = सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नोड। मैंने कहा था पॉजिटिव और नेगेटिव तो सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर पॉजिटिव प्लेट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है, नेगेटिव है तो इनवर्ड है। असल में जो सेकंड एप्लीकेशन थी ना इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ये देखें ये भी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है लेकिन दिखाया उसका फाइनाइट पोर्शन है। ये भी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है जिसको आपकी बुक वाला पैरेलल प्लेट्स का नाम दे रहा है। तो बेटा अगर आप अपनी बुक की थ्योरी तरह खोलें ना, साथ साथ आप अपनी बुक खोलें, उसके साथ जो पहला पैराग्राफ है उसको जरा गौर से पढ़ें। वो क्या कहता है, कंसीडर टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि ये बहुत बड़ी लंबी प्लेटें हैं लेकिन हमने दिखाया उसका फाइनाइट पोर्शन है। तो मैं जब थर्ड एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा आपको तो फिर एंड पे मैं बताऊंगा भी कि दूसरी और तीसरी एप्लीकेशन का ताल्लुक और कैसे है। पहले हम इसका प्रूव कर लें, प्रूफ से पहले इसकी जो शुरू वाले पैराग्राफ की थ्योरी है वो पढ़ लें। तो जी बच्चे, कंसीडर टू ऑपोजिटली, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल मतलब इनकी यानी कि लेंथ वगैरह भी हम क्या कहेंगे, बिल्कुल सेम है, पैरेलल है ये आपस में ना। टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स यानी कि बिल्कुल बराबर है। अच्छा फिर आगे पढ़े जरा, क्या कहता है, कहता है लेट अस कंसीडर वन प्लेट इज पॉजिटिव
एंड द अदर इज नेगेटिव। और इससे अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बुक वाला कहता है कि जो चार्ज है ना वो प्लेट की इनर सरफेस पे है। बच्चे आपने इसको नोट करना है और उसको अंडरलाइन भी करना है कि जो चार्ज आपका प्लेट्स के ऊपर है वो प्लेट्स की इनर सरफेस पे है। देखे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होंगी। अट्रैक्शन की वजह से जो चार्ज आपको दिखाई दे रहा है ये प्लेट्स की अंदर वाली सतह पे आ जाएगा, इनर सरफेस पे, और ये नेगेटिव भी शिफ्ट होकर कहाँ पे आ जाएगा, इनर सरफेस ऑफ द प्लेट्स। ये बात आपने ज़रूर नोट कर देनी है। अच्छा, फिर उसके बाद देखें जी, इंट्रोडक्शन की ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आखिरी लाइन उस पैराग्राफ की। क्या कहता है? कहता है जी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी स्टार्ट फ्रॉम, ये बात आप सब बच्चों को पता है कि पॉजिटिव से लाइनें आउटवर्ड और नेगेटिव से इनवर्ड। ये बात आप सब बच्चों ने पढ़ रखी है ना, पॉजिटिव से लाइनें आउटवर्ड होंगी और नेगेटिव से क्या होंगी, इनवर्ड होंगी। ऐसी है ना बेटा, पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड। अब जो आपकी बुक में लफ्ज़ लिखा है जरा उसको गौर से देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट नहीं, स्टार्ट फ्रॉम इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट। देखे ना, ये जो लाइनें हैं ये पॉजिटिव प्लेट की इनर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है। ये देखे ना, ये पॉजिटिव प्लेट की इनर सरफेस है और ये आउटर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से शुरू होती हैं, पॉजिटिव प्लेट की इनर सरफेस से। तो ये बात आपने ज़रूर मेंशन करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम इनर, अंदर वाली, आउटर बाहर वाली। पॉजिटिव प्लेट की अंदर वाली सतह से लेके नेगेटिव प्लेट की अंदर वाली सतह से, अंदर वाली सतह तक इनर, और ये आउटर है। सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जिसको हम मेंशन कर सकते हैं, स्टार्ट फ्रॉम इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट की इनर सरफेस से शुरू होती हैं एंड ऑन इनर सरफेस ऑफ, ये इनर सरफेस का लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनर सरफेस ऑफ नेगेटिव प्लेट। ये इंपॉर्टेंट मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आगे हम जब प्रूव करेंगे ना तो वो बताएगा कि प्लेट्स के सेंटर में चार्ज जीरो है। तो जाहिर बात है ये आपको इनर सरफेस वाला कॉन्सेप्ट होगा तो आप उधर इस बात को नोट कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम शुरू होती हैं कहाँ से, इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की इनर सरफेस से, एंड ऑन, और ख़त्म होती हैं कहाँ पे, इनर सरफेस ऑफ नेगेटिव प्लेट। बात समझ रहे हैं जी। तो ये बेटा आपकी शुरू वाले पैराग्राफ की थोड़ी सी थ्योरी थी, मैंने एक आधी लाइन लिखी है, एक दो बता भी दी हैं, तो आपने पूरा पैराग्राफ को नोट डाउन कर लेना है कि दो पैरेलल प्लेट्स आपने इस तरह लिख लेना है, इनर आउटर। ठीक है। हमने क्या करना है, दोनों प्लेट्स के दरमियान एक पॉइंट P आपको दिखाई दे रहा होगा, या कोई भी पॉइंट को नाम हम दे लेते हैं फर्जी। दोनों प्लेट्स के दरमियान एक पॉइंट है जहां पर हमने E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो इस पॉइंट P के ऊपर हमने फाइंड आउट करना है कि E की वैल्यू क्या आएगी। तो बेटा आपको शुरू वाली थ्योरी समझ आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ये जो दोनों प्लेटें हैं ये फाइनाइट नहीं है, ये असल में इनफाइनाइट है, लेकिन आपको उस इनफाइनाइट का फाइनाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है। नंबर 1। नंबर 2, एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट। नंबर 3, ये जो लाइनें हैं पॉजिटिव प्लेट की इनर सरफेस से शुरू होती हैं और नेगेटिव प्लेट की इनर सरफेस पे ख़त्म हो जाती हैं। ये था शुरू वाला पैराग्राफ। करना क्या है, दोनों प्लेटों के दरमियान कोई भी पॉइंट P है जिसके दरमियान हमने E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है ना, गॉसेस लॉ में हम काम ही यही कर रहे हैं, पहली, दूसरी और तीसरी एप्लीकेशनों में E की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो आई होप कि आपको शुरू वाला पैराग्राफ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चे इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। पहली डायग्राम तो ये। अच्छा, इस डायग्राम के नीचे थोड़ी सी जो थ्योरी लिखी है ना, आप ज़रा उसको भी देखें। बुक वाला कहता है कि जो लाइनें हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आपकी प्लेट की सरफेस के पैरेलल हैं। कैसे? यानी कि देखें, आपकी बुक वाला द लाइंस ऑफ फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि ये देखें, ये प्लेट है, सही है, ये प्लेट आप समझ लें, पॉजिटिव चार्ज है। अब इन प्लेट्स के ये जो लाइनें हैं ना, द लाइंस ऑफ फोर्स, ये एमसीक्यू आ सकता है कि लाइंस ऑफ फोर्स
ये जो लाइनें हैं, द लाइन्स ऑफ फोर्स, अब ज़रा गौर से देखें, द लाइन्स ऑफ फोर्स, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये जो आपको फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है, असल में ये भी, अब ज़रा गौर करें, ये जो पॉजिटिव प्लेट है ना, ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये पॉजिटिव प्लेट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो ये एमसीक्यूज है जी, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर नॉर्मल टू द पॉजिटिव प्लेट्स। इसी तरह ये नेगेटिव के साथ भी नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। तो ये जो लाइनें हैं ये प्लेट्स की सरफेस के साथ नॉर्मल है, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इस डायग्राम के नीचे आपकी बुक में लिखा हुआ, आपने नोट कर लेना, सही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। इंट्रोडक्शन तो आपको बच्चों को समझ आ गया। नेक्स्ट बच्चे इसके प्रूफ की तरफ अब हम चलते हैं। एंड पे चल के ना इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि गॉसेस लॉ की सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन में आपस में रिलेशन क्या है। तो बच्चे ज़रा आप, एक तो ये डायग्राम बनी है जिसका आपकी बुक वाला इंट्रोडक्शन बताता है, आप ज़रा गौर करें कि इससे आगे भी आपकी बुक में एक और डायग्राम बनी हुई है। बच्चे समझते हैं कहीं वो नई डायग्राम है। ज़रा मेरे हाथों की तरफ गौर से देखिएगा, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। आपकी बुक वाले ने इसको यूँ रोटेट करके दिखाया हुआ है, यूँ पॉजिटिव ऊपर आ जाएगी, नेगेटिव नीचे, ऐसे है ना। तो आप ज़रा दूसरी डायग्राम में देखें तो कि पॉजिटिव प्लेट की इनर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि बाहर नहीं है या अंदर नहीं है। क्यों? ड्यू टू अट्रैक्शन। मैं अभी आपको थ्योरी बता चुका हूँ। पॉजिटिव प्लेट की इनर सरफेस पे, नेगेटिव प्लेट की भी इनर सरफेस पे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों की इनर सरफेस पे। असल में ये डायग्राम एक ही है, जो दूसरी डायग्राम है वो आपको यूं रोटेट करके दिखाई गई है। बात समझ रहे हैं? तो वो चीज़ एक ही है। तो हम दूसरी डायग्राम भी बना लेते हैं जी। तो साथ साथ हम इसका प्रूफ भी शुरू कर रहे हैं। बच्चे बड़े ध्यान से आपने सुनना है, एक एक चीज़ को नोट करना है। तो आप ज़रा गौर करें कि ये आपको एक प्लेट नज़र आ रही है, पॉजिटिव प्लेट। अब आप गौर करें, पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं बनाएंगे हम, पॉजिटिव चार्ज इसकी इनर सरफेस के ऊपर बनाएंगे। इस बात का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ ना। पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट की इनर सरफेस पे, थोड़ा सा खुला खुला करके दिखा देते हैं। और इधर भी आपको एक नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसके नीचे क्या बना देंगे हम, नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक हो गया बेटा। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे क्या हो जाती हैं, एंड हो जाती हैं। ये जो अभी हमने पिछले पैराग्राफ की थ्योरी पढ़ी है। अच्छा, ठीक हो गया जी। इधर एक पॉइंट P है, जो हमने कहा था ना, मैंने आपको कहा था ये डायग्राम वही है, बस आपको ना दिस पॉइंट इज P, यहाँ पर आपने E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे आपको याद है कि अगर आपने पहली 2 एप्लीकेशनें सुन रही हैं उसकी वीडियोस, तो थर्ड एप्लीकेशन आपके लिए मुश्किल नहीं है। आप ज़रा गौर करें कि स्टेप 4 स्टेप मैंने आपको एक अलग वीडियो में दिखाए भी थे, गॉसियन सरफेस और उसके 4 स्टेप, वो आप ज़रूर वीडियो देखें। उसमें मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1 क्या था जी, गॉसियन सरफेस। हम सब स्टेप नंबर 1 में हम क्या लेंगे जी, क्योंकि जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पर गॉसियन सरफेस होनी चाहिए। गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ होलो बॉक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर बच्चे ना इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। बच्चे होलो बॉक्स को आप बॉक्स में लिख लेंगे, ये पेपर में एमसीक्यूज भी आ जाता है। जो आपने गॉसियन सरफेस लेनी है, जो आप, मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी गॉसियन सरफेस वाली, उसमें मैंने क्या बताया था, गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये एक 3D होनी चाहिए। मैंने आपको बताया ना 3D सरफेस होती ही क्लोज सरफेस है। और 2D सरफेस मैंने आपको बताया था 2D और 3D। 2D सरफेस को ओपन सरफेस कहते हैं और 3D सरफेस को क्लोज सरफेस कहते हैं। तो बेटा ज़रा ज़हन में रखिएगा, गॉसियन सरफेस हमेशा 3D। इसी वजह से जो मैंने होलो बॉक्स लिया है ना, वो जाहिर बात है 3D पैटर्न में होगा। और होलो बॉक्स की कितनी साइड्स होंगी जी, बॉक्स की कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स। बच्चे ज़रा याद रखिएगा, बॉक्स की कितनी साइडें होती हैं, 6 साइडें होती हैं। अब आप ज़रा गौर करें कि आपकी बुक में आपको ये गॉसियन सरफेस नज़र आ रही है, ये यूं डॉटेड शक्ल में ना, ये डॉटेड शक्ल में आपको
ये आपने ख्याल रखना है कि गॉसियन सरफेस आप बनानी कैसे है, जो उस बॉक्स का ये जो लोअर पार्ट है वो बिटवीन द प्लेट्स आए और जो अपर पार्ट है वो ऊपर वाली प्लेट्स के दरमियान आए, ठीक है। तो दिस इज द गॉसियन सरफेस। ये जो डॉटेड शक्ल में आपको रेक्टेंगल नजर आ रही है, इस डायग्राम के नीचे कुछ लिखा हुआ आपके बुक वाले ने, जरा उसको गौर से समझिएगा। बुक वाला क्या कहता है, बुक वाला कहता है कि ये जो डॉटेड रेक्टेंगल आपको नजर आ रही है ना, बच्चे कहते हैं सर इधर आपने बॉक्स का नाम लिया है, उधर रेक्टेंगल बना दी, ये क्या बात हुई। बेटा ये जो आपकी बुक में डायग्राम दिखाई गई है ये असल में 2D व्यू है, ये बॉक्स ही है, ये बॉक्स ही। अब आप कहेंगे सर वो तो हमें नजर ही नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूँ, जरा समझाता भी हूँ, आप परेशान ना हो। पहले जरा इसके नीचे जो थ्योरी लिखी ना डायग्राम के नीचे वो जरा पढ़ें कि दिस इज द डॉटेड रेक्टेंगल ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ होलो बॉक्स या गॉसियन सरफेस। कि ये जो आपको डॉटेड रेक्टेंगल नजर आ रही है ये असल में गॉसियन सरफेस का एक पोर्शन दिखाया है वो आपको। दिस डॉटेड रेक्टेंगल इज द, देखना अगर हम यही ले लें फिर ये तो 2D है, अगर हम ये रेक्टेंगल ले लें, रेक्टेंगल तो 2D है, फिर तो गलत हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। जबकि मैंने आपको कहा था कि जो गॉसियन सरफेस है वो तो 3D होनी चाहिए। अगर आप ये रेक्टेंगल लेते हैं तो बच्चे गलत है। गॉसियस लॉ की कंडीशन ये है कि जो गॉसियन सरफेस होनी चाहिए वो 3D होनी चाहिए। अगर ये आप मान रहे हैं ना इसको, ये जो आपको नजर आ रहा है ये तो 2D है, इसकी कितनी साइडें, 1 2 3 4, हमारी बुक में 16 भी 4 साइडें हैं लेकिन मैंने तो 6 लिखा है। बेटा जरा इसको समझे, हमारी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। वो कैसे मैं आपको आगे चल के बताता भी हूँ। ये जो आपकी बुक में लिखा है ना, ये दिस इज द डॉटेड रेक्टेंगल ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन कहते हैं हिस्सा, कि जो रेक्टेंगल है ये असल में उसका हिस्सा है, किसका, होलो बॉक्स का, गॉसियन सरफेस का पोर्शन है। अब जरा कैसे है, जरा गौर करें, मैंने आपको समझाने के लिए ना ये एक होलो बॉक्स लिया है। अब देखें ना, ये अगर होलो बॉक्स में मान लेता हूं जी अंदर से खाली है, दिस इज अ होलो बॉक्स, ठीक है। अब बॉक्स की ऐसी साइडें लेनी जिसकी 6 की 6 साइडों की लेंथ वगैरह सेम हो, लेकिन घर में वो चीज़ पड़ी नहीं हुई थी एज इट इज़, लेकिन सिर्फ आपको व्यू दिखाने के लिए ना, समझाने के लिए मैंने ये चीज़ ली है। बेटा आपको ना ये चीज़ नज़र आ रही है, आप ज़रा गौर करें, 1 2 3 4, आपको ये फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है गॉसियन सरफेस का। इधर देखें, मैंने जब मैं कैलकुलेशन करूँगा ना तो आप ज़रा गौर करें, आप ज़रा गौर करें कि ये दिस इज़ नंबर 1, ये आप ज़रा गौर से देखें कि आपको नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ नंबर 1, ठीक है। और इधर आ जाए, दिस इज़ नंबर 2, दिस इज नंबर 3 और नंबर 4, ठीक है, और नंबर 5, ये ऊपर वाली साइड नंबर 5, ठीक है, और ये नीचे वाली साइड नंबर 6। अब आपको समझ आया कि ये 6 साइडें हैं असल में, लेकिन हमारी बुक में 4 दिखाई हुई हैं। बनानी नो डाउट आपने ऐसे ही है, लेकिन कैलकुलेशन हम 6 साइडों की करेंगे। बेटा जरा गौर से देख लें, नंबर 1 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे। हमारी बुक में क्या दिखाया हुआ है, हमारी बुक में ये दिखाया हुआ है, आप जरा गौर से देखें, आपको ये सिर्फ नजर आ रहा है ना, ये देखें जरा मैं ऊपर कर देता हूँ, आपको ये वाली जो लाइन नजर आ रही है वो असल में ये है 1 और ये 2, ये 3 और ये 4। आपको इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, आपको इस होलो बॉक्स का क्रॉस सेक्शन, उसका हिस्सा दिखाया गया है। पूरा होलो बॉक्स तो 3D में है ना, ये तो एक 3D डायग्राम है गॉसियन सरफेस। अगर हम 2D लेंगे तो गलत हो जाएगा, तो लेनी 3D है। इसकी 6 साइडों की लेंथ सेम होनी चाहिए। अब ये इल्ज़ाम ना लगा दीजिएगा सर ये होलो बॉक्स एज इट इज़ नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि घर में एज इट इज़ चीज़ वो नहीं पड़ी थी, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया है कि ये कुछ इस तरह का होगा जो कि अंदर से क्या होगा, होलो, अंदर से क्या होगा, होलो मतलब खाली है, अंदर से खाली है, होलो बॉक्स है, ठीक है। अच्छा, आई होप कि आप इस बात को समझ, 6 साइड हैं लेकिन दिखाई 4 गई हैं। ओके सर, होलो बॉक्स गॉसियन सरफेस समझ आ गया। नेक्स्ट बच्चे आगे चलते हैं जी, गॉसियन सरफेस से आगे। होलो बॉक्स को ना मैथमेटिक्स की टर्म में, इन मैथमेटिक्स, इन मैथ के अंदर इसको क्यूबॉइड भी कहते हैं। होलो बॉक्स को मैथ के अंदर क्या कहते हैं, क्यूबॉइड। ये थोड़ी सी मालूमात के लिए मैंने बताया, उसकी भी 6 साइडें होती हैं जिसकी 6 साइडों की लेंथ सेम हो मैथ के अंदर।
हमारी फिजिक्स में तो होलो बॉक्स कहा गया ना, लेकिन मैथ की टर्म में इसको क्यूबॉइड भी कहते हैं, जिसकी 6 साइडें हों। ये एक 3D डायग्राम है, 3 डायमेंशनल, जिसकी 6 साइडें हैं। दिखाई 4 हैं, 1 2 3 4, होती 6 कैसे हैं वो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं जी, गॉसियन सरफेस। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया बेटा, पॉइंट 1 बाय 1 आपने एक एक चीज़ को नोट करते जाना है। पॉज करके इतना नोट कर लें, उसके बाद फिर आगे वीडियो को स्टार्ट कर लिया करें। तो स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा। एक एक स्टेप करके ना आपने नोट करते जाना है, किताब अपने आगे रख लिया करें, नोट्स वगैरह बनाते जाया करें। तो स्टेप नंबर 2 जी, स्टेप नंबर 2 क्या था? चार्ज इन क्लोज। तो हमने फार्मूला जिस तरह स्टेप गॉसी लॉ की सेकंड एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था जी उसका? चार्ज ओवर एरिया, चार्ज ओवर एरिया। बेटा चार्ज डेंसिटी से मुराद है चार्ज ओवर एरिया। इसका यूनिट भी मैं आपको बता चुका हूं। सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट, सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे ज़ाहिर करते हैं बेटे? सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज को क्यू से, एरिया को ए से, लेकिन क्यू के साथ हम क्या लिखते हैं? चार्ज इनक्लोज्ड। पेपर में एक बार था ना, इसका यूनिट आ गया था, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। सिग्मा इज इक्वल टू, चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर। क्योंकि कुछ बच्चे डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए होंगे, तो मैंने सोचा इसमें भी मैं बता दूं। Cm-2 कूलम पर स्क्वायर मीटर, या कुछ बच्चे इसको कूलम पर मीटर स्क्वायर भी पढ़ते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से जाहिर करते हैं, चार्ज को क्यू से, एरिया को ए से। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। ये असल में एरिया इस होलो बॉक्स के लोअर पार्ट के, मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों है। ठीक हो गया जी, तो ये यूनिट भी आपने नोट कर लिया। अच्छा, अब इधर से क्यू की वैल्यू क्या आएगी बच्चे? क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू एरिया डिवाइड रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा ए। तो ये आपने तो जी बेटा सॉरी, थोड़ा सा लाइट का इशू आ गया था, तो हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, क्यू इज इक्वल टू ए डिवाइड रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया था, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 समझ आ गया। आपने इसकी आंसर याद रखना है, चार्ज इन क्लोज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ठीक है बेटा, अब हम स्टेप 3 की तरफ चलते हैं जी। स्टेप 3 क्या जी? हम फ्लक्स बाय फार्मूला। स्टेप 3 क्या है बेटा? फ्लक्स बाय फार्मूला। तो आपने देखना है जी गौर से, स्टेप नंबर 3। अब बेटा ज़रा गौर से देखिएगा, टोटल फ्लक्स विल बी, टोटल फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3 प्लस फाई E4 प्लस फाई E5 प्लस फाई E6। अब आप ज़रा गौर देख लें, गौर से देख लें। फाई का मतलब फ्लक्स, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। 1 2 3 4 5 6 का मतलब है कि होलो बॉक्स की 6 साइडें हैं। अगर आपकी बुक में 4 साइडें की हुई हैं, आपको अगर बुक से समझ नहीं आ रही, तो आपसे बड़ी ही अदब से गुजारिश है कि ये आप चीज़ नोट कर लें, क्योंकि हमारी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक्स भी हैं। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि एज इट इज़ बुक वाला ही सही है, तो आप थोड़ा सा हम अपने जहन से भी काम लिया करें। तो ये ना चीज़ लिख लें, 6 साइडें हमारी बुक में 4 तक किया हुआ, 5वीं 6वीं नहीं दिखाएगी। अगर हम 4 तक करते हैं, 4 का मतलब है कि हम रेक्टेंगल को हल कर रहे हैं। अगर 4 साइडें हैं तो फिर ये होलो बॉक्स नहीं है। अगर ये होलो बॉक्स नहीं है, फिर ये 3D नहीं है। और अगर ये 3D नहीं है तो फिर ये गॉसियन सरफेस नहीं है। अगर ये गॉसियन सरफेस नहीं है फिर तो ये गलत है। तो पता चला होलो बॉक्स लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये गॉसी लॉ की कंडीशन है, शर्त है कि होलो बॉक्स ही हम लेंगे, और होलो बॉक्स की 6 साइडें हैं। ठीक है, तो अब मैं ज़रा कैलकुलेशन करता जाता हूँ, तो आप लोगों ने, बच्चों ने गौर से देख भी लेना है। अब ज़रा गौर से देखें कि मैंने साइड नंबर 1 किसको दिया था, ये था ना। तो अब ज़रा गौर से देखें बेटा इधर, कि दिस इज साइड नंबर 1, ऐसे है, ये साइड नंबर 1 है। अब आप ज़रा गौर करें कि ये जो साइड नंबर 1 है,
ये जो इस बॉक्स का ये जो फ्रंट व्यू है, जो कि हम जाहिर बात है बोर्ड पे तो नहीं दिखा सकते ना, तो आप कहेंगे सर फिर हम पेपर में कैसे करेंगे। पेपर में आपने बनानी यही डायग्राम है, लेकिन करना 6 साइडों के साथ ही है। ठीक है, मैं इधर इसको हल भी कर देता हूँ। फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, ई डॉट ए, यही है ना। फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा, ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए, सारे लिख देता हूँ ना, फिर एंगल पे आपको समझा दूंगा। प्लस ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए, 1 2 3 4 5 प्लस ई डॉट ए, ये 6 होगी ना साइडें। तो डॉट प्रोडक्ट खत्म करें तो क्या आता है बेटा, आप बताएं। फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा प्लस 1 2, दूसरी के नीचे दूसरा, तीसरी के नीचे तीसरा, 4 ई ए कॉस थीटा प्लस। अच्छा ज़रा आप देख लें, फिर 5वीं 6ठी आगे बाद में भी कर देते हैं, ताकि फिर हमें डायग्राम मिटानी पड़ेगी। पहले ज़रा इनको सोल्व कर लेते हैं। फाई ई इज इक्वल टू, अब पहली साइड का देखें जी बच्चे, ये पहली साइड आपकी बुक में है। मैंने आपको बताया किसी भी 3D सरफेस का एरिया कैसे होगा, हमेशा आउटवर्ड। अब ज़रा इधर रखते हैं इसको, फर्स्ट साइड आउटवर्ड, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये देखें। तो अब ये एरिया वेक्टर है और ये नीचे वाला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये वाली। तो अब एंगल कितना बना है, 90। तो cos 90 क्या होता है, 0। तो पहली साइड में क्या आ जाएगा जी, ई ए cos 90 प्लस, पहली साइड समझ आ गई। बिल्कुल इसी तरह दूसरी साइड, ये जो आपको नज़र आ रही है ना पहली साइड, अब इधर वाली ये जो पोर्शन है, ये वाला जो है, अब दूसरी साइड का भी एरिया तो ये आ जाएगा ना। अब ज़रा गौर से देखें, ये आ गया दूसरी साइड का। अब एरिया तो हमेशा हमने आउटवर्ड ही लेना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव है, ये ऐसे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये वेक्टर एरिया है। तो कितना एंगल बन गया, इधर भी 90, तो cos 90 0। तो ई ए cos 90 प्लस ई ए। अब तीसरी साइड का देख लें जी, तीसरी ये वाली है ना, अब ये पहली दूसरी, अब ये तीसरी अंदर वाली है। अब ज़रा देखें, ये जो अंदर वाली साइड है ना, इसका एरिया ऐसे होगा ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये असल में ऐसे है। शायद कैमरे में व्यू नज़र आ रहा है या नहीं। तो अब ये थर्ड साइड का ये एरिया कुछ देख लें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यूँ अंदर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ज़रा ये देखें जी, थर्ड साइड में भी एंगल 90 है, सही है। थर्ड साइड में भी एंगल 90 है। ये जो अंदर वाली साइड है, अंदर वाली, एक है बाहर वाली, एक अंदर वाली है। तो थर्ड में भी एंगल 90, ई ए cos 90। तो ये डायग्राम आप समझ गए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अब हमारी बुक में बनी हुई है, तो ऊपर वाले भी स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं जी। 1 2 3 4 ई ए cos थीटा प्लस ई ए cos थीटा, 6 मरतबा लिखना है, 1 2 3 4 5 6, सही हो गया। अब पहले का भी बता दिया, दूसरे का भी, तीसरे का भी, सही है। ये इसके नीचे आ गया, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, और ये अब इसके नीचे आ जाएगा ई ए। अब चौथी साइड देखें जी बच्चे, पहली दूसरी तीसरी चौथी ये वाली है, सही है। चौथी का एरिया आउटवर्ड, एरिया लेना आउटवर्ड ही है। क्यों जी, 3D का एरिया लेते ही आउटवर्ड है, ये बात ज़हन नशीन कर लें, सही है। अब ज़रा इधर देख लें, इसका एरिया आउटवर्ड हो गया, ठीक है, इसका एरिया आउटवर्ड चौथी साइड का, और पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इस तरह, क्योंकि वो तो ऐसी ही रहनी है ना। ये फोर्थ साइड आ गई, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, सही है। अब देखें एंगल कितना बन गया, ये जो चौथी साइड है, चौथी साइड पे भी एंगल 90 है। तो ई ए cos 90 प्लस पांचवी देखें जी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये चारों साइडें होगी। अब ये जो पांचवी साइड है ना, ये जो ऊपर वाली है,
ये बच्चे एंगल की वजह से इसका फ्लक्स जीरो नहीं होगा। आपने देखा था, मैं अब दोबारा बना दूं, आपने देखा था ना, ये जरा पॉजिटिव, एक प्लेट ये थी, एक प्लेट ये थी, रफली ज़रा बता रहा हूँ कि जो गॉसियन सरफेस थी वो कुछ यूँ नहीं थी। ये जो पांचवी सरफेस है ना, ये वाली, ये असल में अपर प्लेट के दरमियान है और इसके दरमियान का इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो है, दरमियान का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो पांचवी सरफेस है ये असल में एंगल की वजह से ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ही नहीं है, सही है। तो इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू ज़ीरो होगी इधर, इस पोर्शन में ई की वैल्यू ज़ीरो, ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए, अब एक ही रह गया बच्चे, कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब ये नीचे वाला पोर्शन रह गया, ये वाला जो हमें, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये दिस इज साइड नंबर 6। अभी देखें साइड नंबर 6 का एरिया आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कैसे थी, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये ई और ए दोनों की डायरेक्शन सेम आ गई। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो एंगल ज़ीरो होगा, तो cos 0 1 है, सिर्फ लोअर सरफेस की वजह से cos 0 1। तो ये बच्चे अब आपको समझ आया, मैंने कहा था ना वो जो स्टेप नंबर 2 में मैंने कहा था वो जो Q = सिग्मा ए, वो लोअर सरफेस का एरिया, वो असल में यही था। अब इसको जमा कर दें जी, फाई ई = बच्चे cos 90 0 होता है, 0 से ज़रब देंगे तो आंसर 0 प्लस cos 90 0 से ज़रब देंगे आंसर 0 ही आना, cos 90 0। लेकिन पांचवी सरफेस का एरिया जो फ्लक्स है ना, वो cos की वजह से नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से 0 हुआ, 0 प्लस cos 0 1 है। तो ये आ गया जी। पता चला ये जो होलो बॉक्स है ना, इसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी साइडें, कोई भी साइड फ्लक्स में हिस्सा नहीं लेती, कंट्रीब्यूट नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ ये लोअर पार्ट फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करती है, सिर्फ और सिर्फ ये लोअर। तो सिर्फ लोअर पार्ट की वजह से ही इसका फ्लक्स होगा बच्चे। इस सब को जमा करें तो टोटल फ्लक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई ई = ई ए। तो ये स्टेप नंबर 3 है बेटा, आप नोट कर लें, मैं साइड पे हो जाता हूँ, तो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। तो स्टेप 3 आप सब बच्चों को समझ आ गया, बस अब लास्ट पे पहुंच चुके हैं हम। स्टेप नंबर 4, रिजल्ट आपने याद रखना है। अब स्टेप 4 क्या था जी बच्चे, अप्लाई गॉसिस लॉ अप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा हमारा। जी बच्चे, स्टेप नंबर 4 गॉसिस लॉ की लास्ट एप्लीकेशन का आखिरी स्टेप, अप्लाई गॉसिस लॉ। क्या था जी, फाई ई = 1/ε0 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक हो गया जी। मैंने जब पढ़ाया था ना आपको पहली और दूसरी एप्लीकेशन, मैंने ये बात बताई थी, स्टेप 2 और स्टेप 3 का जो आंसर है वो स्टेप 4 में पुट कर देंगे। तो बेटा आप देखें स्टेप 2 का आंसर क्या था, अगर आपको याद हो, 1/ε0 टाइम्स मल्टीप्लाई, स्टेप 2 का आंसर, दिस इज स्टेप नंबर 2, हमने निकाला था Q = सिग्मा ए। और स्टेप 3 ये जो सारा हमने कैलकुलेशन की थी, ये मैंने आंसर लिखा हुआ अभी, ई ए। अब मिटा देना इसको भी, सही हो गया। दूसरी एप्लीकेशन में क्या था, इधर सिर्फ 2 आता है, तीसरी में 2 नहीं आता, बस इतना ही फर्क है, ए से ए कट गया, तो E = σ/ε0 टाइम्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। बेटा नोट कर लें जी स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 नोट कर लें। स्टेप 2 और स्टेप 3 का आंसर स्टेप नंबर 4 में पुट कर देंगे, सही हो गया। ये ज़रा नोट कर लें, साथ ही इसकी वेक्टर फॉर्म भी बता देते हैं, फिर मैं इससे इंपॉर्टेंट कुछ MCQ भी बताता हूँ आपको। वेक्टर फॉर्म जी बच्चे, E = σ/ε0। जब वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो साथ में क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर, ऐसे है ना। अब ये यूनिट वेक्टर R के ऊपर कैप है, ये इसका मतलब डिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। ये मैग्नीट्यूड आ गई, दिस इज मैग्नीट्यूड, और ये R कैप क्या आ जाएगा, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके क्या बना देंगे, वेक्टर। मतलब अगर आपने R कैप डालना है तो एरो आएगा,
अगर आर कैप नहीं डालना तो एरो भी नहीं आएगा। ये स्केलर फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म है और वो वाली वेक्टर फॉर्म है। ठीक है बच्चे, ये भी आप नोट कर लें, स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। ठीक हो गया। चलें बच्चे, हमारा लॉन्ग तो कंप्लीट हो चुका है। अब चंद एमसीक्यू जरा देख लेते हैं। आखिरी रिजल्ट जरा याद रखिएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। स्केलर वेक्टर सब कुछ हो गए, बस ये आखिरी एक बात जरा नोट कर लें, ये जो R है ना, R, ये जो R है ये यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन होगी, मैं तो लिख भी देता हूँ, नोट R इज द यूनिट वेक्टर। ये डायरेक्शन को शो करता है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इसकी डायरेक्शन किधर को होगी, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट से, जाहिर बात ये आर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है ना, तो ये किसकी डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। तो इसकी डायरेक्शन हमें पता है, हमने डायग्राम में देखा, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो सही बच्चे, लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चंद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपको बताता हूँ जो को आपको हेल्प भी करेंगे इसमें। जी, जिस तरह हमने दूसरी एप्लीकेशन में भी आपको बताया था कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, सॉरी तीसरी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ना अभी, वो दूसरी और तीसरी का रिलेशन मैं आपको बताता हूँ। ये पॉजिटिव प्लेट, अब थोड़ा सा रफली एमसीक्यूज बता रहा हूँ। ये हमने गॉसियन सरफेस सपोज की थी, मैंने कहा था इधर एक पॉइंट P है जहाँ पर हमने आंसर क्या है हमारा, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, यही है ना अभी, बिटवीन टू। मेरा सवाल ये है कि अगर ये पॉइंट P मैं यहाँ पे सपोज कर लूँ, यहाँ पे कर लूँ, इधर कर लूँ, इधर कर लूँ, तो तब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। याद रखिएगा, हमारी बुक में भी ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट्स। बेटा ये जो फार्मूला हमें बता रहा है कि इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसके साथ आपने लिख लेना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, कि ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू है ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। क्योंकि इस फार्मूले में देखें ना, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट में कहीं आर का जिक्र है। वो जो वेक्टर फॉर्म में हमने आर कैप लिखा था वो डिस्टेंस नहीं था, वो सिर्फ डायरेक्शन थी। आपने कहीं उसको मिक्स नहीं कर देना। तो पता चला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि प्लेटों के दरमियान आप यहाँ पे पॉइंट P जहाँ पे मर्जी सपोज कर लें, आपकी बुक में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म है। इसका मतलब ये है, यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसी है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यूनिफॉर्म, एक जैसी। मतलब वो डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं कर रही। यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसी। एक तो ये एमसीक्यूज हो गया। अब दूसरी बात, बच्चे लेक्चर तो हम इधर भी वाइंड अप कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, थोड़ा सा उनको कुछ बातें एक्स्ट्रा भी बता दी जाए। लेक्चर हमारा वाइंड अप हो चुका है, बस जो थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं ना बच्चे, उनके लिए एक दो चंद मज़ीद बातें मैं बताता हूँ। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि गॉसियन लॉ की दूसरी और तीसरी एप्लीकेशन का ताल्लुक है। अगर आप देखें कि सेकंड एप्लीकेशन और थर्ड एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, उसका आंसर क्या था, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो आज हमने पढ़ी है थर्ड एप्लीकेशन, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, यही है ना। तो आप जरा गौर करें कि दोनों के फार्मूले में क्या फ़र्क है बच्चे। ये थोड़ा सा हाफ है, 1/2, ये हाफ है, ये हाफ है, और ये डबल है। इस बात की नहीं समझ आई तो मैं अभी बताता हूँ, समझा देता हूँ। बच्चे मेरी बात सुने, इधर बटे के नीचे 2 नहीं है, इधर है 1/2 है ना, ये 1/2 है ना बच्चे। 1/2 का मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 को, ये जो 1/2 है इसको मैं 0.5 लिख सकता हूँ, 0.5 ओवर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसके साथ कुछ है, इसके साथ तो, जिसके साथ कुछ ना उसके साथ 1 है। पता चला इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वैल्यू जो है ना वो हाफ है। किससे?
ओपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट से, जब इधर से हम इधर जाते हैं तो ये वैल्यू डबल हो जाती है। ये सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नोड है, ये सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, ये हाफ है, ये 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा। समझ आई? तो आपसे कोई पूछ लेना कि सेकंड एप्लीकेशन में वैल्यू आधी थी, थर्ड एप्लीकेशन में वैल्यू पूरी है, वो डबल है, यानी कि सेकंड का डबल है, इसका मतलब ये है। अच्छा, इसका मतलब थोड़ा सा मैं और भी समझा देता हूँ। मैंने शुरू में एक और बात कही थी कि फर्स्ट एप्लीकेशन और सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन का आपस में ताल्लुक है। शायद मेरी ये बात सुन के कुछ बच्चों को यकीन ना आ रहा हो, तो मैं अभी बता देता हूँ। बेटा अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में ये पढ़ा था, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। आपको याद है? थोड़ा सा रफली है क्योंकि हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। इसकी वजह से अब आंसर क्या आया था हमारा, E इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नोड। अगर मैं इधर नेगेटिव शीट ऑफ चार्ज ले लूँ, माइनस, अगर मैं माइनस ले लूँ तो इसका आंसर भी क्या आएगा, E इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नोड। क्योंकि मैंने आपको बताया बेशक पॉजिटिव शीट लें बेशक नेगेटिव लें, आंसर तो सेम है। पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड है, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड है। अब देखिए, जो आज का हमारा आर्टिकल था, 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, इनके दरमियान ही एक पॉइंट पी लिया था ना हमने। अब जरा गौर करें, पॉजिटिव पॉजिटिव, अब देखिए मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरी एप्लीकेशन से तीसरी का रिजल्ट प्रूव कर रहा हूँ। शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूँ, याद करने का भी और समझने का भी। आपने पेपर में ऐसे नहीं करना, पेपर में वैसे ही करना जिस तरह मैंने पढ़ाया है। सिर्फ समझने का तरीका क्या है, पॉजिटिव, ये जो पॉइंट चार्ज होता है ना जिधर, अब ये देखें, इसको आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज समझ लें, जहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा ना इसको, सही है। इसकी मैं इलेक्ट्रिक पॉजिटिव को जैसे कह देता हूँ E1, इसको E2 कह देता हूँ, ये इसको रिपेल करेगा। दिस इज E1, यानी कि पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी, नेगेटिव इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट, वो भी इधर को होगी E2। अब आप गौर से देखें कि E1 और E2 की वैल्यू क्या है, सेम। E1 और E2 की वैल्यू क्या है, सेम है ना। तो जब डायरेक्शन सेम हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो उसको जमा करते हैं, जब ऑपोजिट हो तो माइनस करते हैं। तो इनको जमा कर दें जी, फिर E1 प्लस E2 इधर ही कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा बच्चे, 2 एप्सिलॉन नोड एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा, तो क्या आ जाएगा 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नोड। सिग्मा सिग्मा से कट गया, सॉरी 2 से कट गया, तो क्या आंसर आ गया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोड। तो कैसा शॉर्टकट तरीका हमने लगा लिया ना, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 प्लस E2 को जमा करने से। तो यही मैंने आपको शुरू में कहा था, जो सेकंड एप्लीकेशन थी उसमें था इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, थर्ड में भी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, उसमें एक थी इसमें दो हैं। बात समझ रहे हैं, उसमें एक थी इसमें दो हैं। तो ये आप शॉर्टकट मेथड थोड़ा सा नोट कर लें, जो बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं इन बातों में, सही है। अच्छा, एक बात ये होगी, दूसरी बात मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। हमने तो ली ना एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट, अगर मैं दोनों ही पॉजिटिव ले लूँ, दोनों ही पॉजिटिव ले लूँ तो फिर क्या होगा जी, अभी तो हमने देखा ना 2 ऑपोजिटली, अगर मैं कह दूँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 सेम, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये वाली पॉजिटिव पॉजिटिव को इधर को रिपेल करेगा। तो E1 इधर को, E2 इधर को। तो जी बेटा, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये इसको, डायरेक्शन ऑपोजिट, तो क्या आ जाएगी माइनस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर बच्चे क्या आ जाएगा, 0। कैसे बना, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, ये प्लेट इस पॉइंट को इधर को रिपेल करेगी। अब E1 E2 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट, तो इसको माइनस कर दें जी। 2 एप्सिलॉन नोड क्या आ जाएगा, एलसीएम, यानी कि अगर मैं करके दिखाऊँ आपको, E नेट 2 एप्सिलॉन नोड एलसीएम आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा, ये कट गए, 0 से किसी भी चीज़ को तकसीम करें तो आंसर क्या आएगा, 0, सही है। यानी कि इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो आई होप के बच्चे आपको थोड़ी सी ये एमसीक्यूज वगैरह भी समझ आएंगे। पता चला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 सेम प्लेट्स, अगर सेम चार्ज जो प्लेट्स हों, बेशक दोनों पॉजिटिव हों बेशक दोनों प्लेट्स नेगेटिव हों, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। लेकिन अगर दो प्लेटें ऑपोजिट हों
तो फिर उनके दरमियान वही जो हमने फाइंड आउट किया सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट, और हमने देखा भी कि सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन भी हमने मिलाया। तो आई होप के बच्चे आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, इसकी प्रैक्टिस भी करें, जो चीज़ें मैंने आपको नोट करवाई अपनी किताबों में नोट भी करें, मेहनत करते रहें। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करे। लेक्चर का फीडबैक देना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।